नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आर्य जंक्शन पर। बात करेंगे आज हम दिनांक 13 अक्टूबर 2021 की प्रमुख खबरों पर। तो आपके आरपीएससी की कोई सा भी एग्जाम जिसमें आपको करंट अफेयर्स पूछा जाता है, खास करके पीसीएस एग्जाम जो है राजस्थान का, उस पर मैं ये कक्षाएं लेता हूँ। तो आरएस 2021, चूँकि प्रीलिम्स तो आपका 27 अक्टूबर को है, अगर वो होता है तो, और उसके बाद में आपका मेंस भी है। तो मेंस में भी काफ़ी प्रश्न आपके करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। वर्तमान समय में करंट से रिलेटेड प्रश्न बहुत आते हैं, इसीलिए क्योंकि स्पोर्ट्स, योगा और ऐसे कुछ फील्ड है, साइंस एंड टेक भी पूरा करंट पर ही रिलेटेड होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की और देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के ही जो छात्र हैं उनको इन कक्षाओं का बराबर लाभ मिलता है, क्योंकि दोनों लैंग्वेज में मैं जो है कक्षा देने की कोशिश करता हूँ। चलिए, तो सबसे पहला प्रश्न आज का हमारा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आर्यभट्ट पुरस्कार किसे दिया गया है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग, ठीक है, DDR&D, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस डेवलपमेंट एंड रिसर्च या डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम से एक विभाग है, जिसके सचिव और इसके साथ साथ DRDO, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जो कि विभिन्न प्रकार के आयुधों का निर्माण जो है हमारी सेना के लिए करता है, उनको दोनों के अध्यक्ष के रूप में जो काम कर रहे हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, इन्हें एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आर्यभट्ट कौन है आप सभी जानते हैं। गुप्तकालीन एक महान भारतीय वैज्ञानिक, जिन्होंने जो है सबसे पहले अंतरिक्ष के बारे में बहुत से जो तथ्य हैं उनको उजागर करने का काम किया था। इन्हीं के नाम पर 1975 में भेजा गया भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह भी जो है रखा गया था, उसका नाम आर्यभट्ट था। तो उसे भी इन्हीं के नाम पर, इनके सम्मान में रखा गया था। और इन्हीं के नाम पर एस्ट्रोनॉटिक्स को बढ़ावा देने के लिए किए जाने वाले कामों को लेकर के विभिन्न विद्वानों को सम्मानित किया जाता है। ये रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार भी हैं और इसके साथ साथ प्रक्षेपास्त्र एवं रणनीतिक प्रणालियां अर्थात मिसाइल्स एंड स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स जो हैं उनके महानिदेशक या डायरेक्टर जनरल भी वर्तमान में हैं। तो ये हो गया आज का हमारा पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न जो बनता है वो बनता है भारतीय अंतरिक्ष संघ से। तो ISPA की शुरुआत की गई है देश में। ये जो एक संगठन है, एक यूनियन है, जो विभिन्न प्रकार के स्टेक होल्डर्स जो कि अंतरिक्ष से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न है, खास करके वर्तमान समय में अंतरिक्ष पर्यटन अर्थात अंतरिक्ष टूरिज्म जो है, स्पेस टूरिज्म जो है, उसकी बढ़ती संभावनाएं और उस क्षेत्र में भारत की जो है भूमिका क्या रहेगी उसे निर्धारित करने का काम ये सब करने वाले हैं। और उनको एक साथ लाने के लिए 11 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा भारतीय अंतरिक्ष संघ, ठीक है, अर्थात इंडियन स्पेस एसोसिएशन जो है उसको लॉन्च किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष संघ अंतरिक्ष और उपग्रह कंपनियों का प्रमुख उद्योग संघ है। जितने भी बड़े बड़े उद्योग जो कि इस क्षेत्र में निवेश कर चुके हैं और विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, वे सभी इसके स्टेक होल्डर्स होंगे। उन सभी को एक मंच पर लाना और इसके साथ साथ उन सभी की जो अलग अलग प्रकार की अब तक की जो भी उपलब्धियां रही है उनका लाभ एक दूसरे को प्रदान करना, ताकि हम और अधिक उन्नत कार्य कर सकें इस क्षेत्र में, उसे बढ़ावा देने का काम ये करेगा। ये जो है स्पेस रिलेटेड जितनी भी नीतियां हैं उनको बनाने में और उनको सरकार को जो है उनसे जुड़े सुझाव देने का काम वो करेगा। आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए ISPA भारत को आत्मनिर्भर, तकनीकी रूप से उन्नत और अंतरिक्ष क्षेत्र में एक अग्रणी देश बनाएगा। हम देख सकते हैं बहुत से देश जो हैं लगातार इस क्षेत्र में निवेश कर रहे हैं और कुछ कंपनियां बड़ी बड़ी हैं, जैसे कि वर्जिन गैलेक्टिक हो गई, स्पेस एक्स हो गई। इन कंपनियों ने तो अंतरिक्ष टूरिज्म की शुरुआत भी कर दी है। ऐसे में चूंकि ये समय की मांग है और इसीलिए आवश्यकता है, जैसे भारत ने पहले भी अंतरिक्ष उपग्रहों के क्षेत्र में बहुत बेहतरीन काम किया है और दुनिया के 5 देशों में ये सम्मिलित है जो वैश्विक रूप से प्रमुख भूमिका रखते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अंतरिक्ष पर्यटन में भी जो है ये काफी कुछ कर पाएंगे। ISPA का प्रतिनिधित्व करने वाली कंपनियों में जो नाम है कुछ विशेष, उनमें है आपके लार्सन एंड टब्रो, नेल्को, ठीक है, टाटा ग्रुप का एक विशेष जो है संगठन जो एल्यूमिनियम उत्पादन को लेकर के काम करता है, नेल्को नाम से, NALCO, नाल्को हम इसे कहते हैं। वन वेब, भारती एयरटेल, मैप माई इंडिया, वॉलचंद नगर इंडस्ट्रीज और अनंत टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनियां इसमें सम्मिलित है। इसके अलावा गोदरेज, ह्यूजेस इंडिया, अजिस्ता BST एरोस्पेस, BEL अर्थात हमारा जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है,
सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स और मैक्सार इंडिया जैसी कंपनियां भी इसमें सम्मिलित होंगी। लेफ्टिनेंट जनरल AK भट्ट जो हैं उनको इसका महानिदेशक बनाया गया है, जबकि जयंत पाटिल को इस संघ का पहला अध्यक्ष जो है वो बनाया गया है। तो ये एक विशेष संघ है जिसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि हाल ही में नया स्थापित किया गया है, इसके उद्देश्य क्या है उस पर प्रमुख रूप से आप फोकस करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं RBI की। अक्टूबर 2021 पूरे साल भर में RBI का एक मौद्रिक नीति समीक्षा के लिए समिति है और वो समिति प्रत्येक 2 माह में हमारी मौद्रिक नीति की समीक्षा करती है और जो भी वांछित कदम है उनको उठाने का काम भी उनके द्वारा किया जाता है। इसी क्रम में RBI ने अक्टूबर 2021 के लिए जो भी प्रमुख ब्याज दरें हैं जो कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा और तरलता के प्रवाह को सुनिश्चित करती हैं उनको अपरिवर्तित रखा है। तो ये लगातार 8वीं बार है जब इन रेट्स में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। अंतिम बार इनमें चेंज जो है अप्रैल 2020 की जो आपकी रिपोर्ट्स आई थी, समीक्षा हुई थी, उनमें किया गया था, जब रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों को ही काफी न्यूनतम स्तर पर जो है स्थापित कर दिया गया था। तो 4% पर आपकी रेपो रेट है और रिवर्स रेपो रेट जो है वो 3.5% है। इसका मतलब क्या है 4% और 3.5? ये दरअसल रिजर्व बैंक और विभिन्न प्रकार के बैंकों के बीच जो मुद्रा का आदान प्रदान है उसको लेकर है। लॉन्ग टर्म नहीं बल्कि शॉर्ट टर्म के लिए, बहुत ही अल्पकालिक समय के लिए जब कभी जो है रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को लोन दिया जाता है तो उस पर लिया जाने वाला ब्याज रेपो रेट के रूप में, जबकि बैंकों द्वारा जब अपना पैसा रिजर्व बैंक के पास डिपॉजिट रखा जाता है तो उस पर जो ब्याज रिजर्व बैंक देता है वो रिवर्स रेपो रेट के रूप में जाना जाता है। सिंपल बिल्कुल अगर भाषा में हम समझे तो इसके अलावा बहुत से अतिरिक्त उपाय हैं जो थोड़े महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यहां से प्रश्न आ सकते हैं। हाल ही में पिछली मौद्रिक नीति समीक्षा से जुड़े कुछ प्रश्न सिविल्स में भी पूछे गए हैं, तो ऐसे प्रश्नों के आने की संभावनाएं रहती है, जैसे कि तत्काल भुगतान सेवा जिसको हम बोलते हैं IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विस जो है, इस IMPS को जो दैनिक सीमा अभी तक 2 लाख रुपए पर निर्धारित थी, 2 लाख रुपए का कैप जो था उसको बढ़ा करके और कितना कर दिया है 5 लाख रुपए कर दिया है। तो अब जो है आप इमीडिएट पेमेंट सर्विस का प्रयोग करते हुए, IMPS ऑप्शन का प्रयोग करते हुए 5 लाख रुपए तक एक बार में ट्रांसफर कर सकते हैं एक दिन में। ग्राहक सुविधा को बढ़ाने के लिए तत्काल घरेलू फंड ट्रांसफर जो है उसे 7 दिन 24 घंटे सक्षम किया गया है। ठीक है, तो इमीडिएट पेमेंट सर्विस IMPS को अब 24 घंटे 7 दिन अवेलेबिलिटी उपलब्ध कराई है ताकि लोग छुट्टी के दिन भी जो है इस तरह से 5 लाख रुपए तक के नगद अंतरण जो ऑनलाइन अंतरण है, जो ऑनलाइन ट्रांसफर्स है उनको कर सकें। IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस के जरिए तुरंत फंड ट्रांसफर होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो काम किया है वो है आपके जो छोटे वित्त बैंक है जिनको हम बोलते हैं स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स, उनके लिए 10,000 करोड़ रुपए की जो ऑन टैप स्पेशल लिक्विडिटी लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस को जो शुरू किया गया था। लॉन्ग टर्म रेपो जस्ट अ मिनट, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन क्या चीज है ये? देखिए, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस की शुरुआत कोविड-19 के जो तत्काल प्रभाव थे उनको रोकने के लिए कंपनियों को रेपो दरों पर दीर्घकालीन लगभग 3 वर्ष की अवधि के जो ऋण है वो उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया था। तो लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन एक विशेष प्रकार के लिक्विडिटी का ऑप्शन है जो कि छोटे फाइनेंशियल बैंकों के लिए रिजर्व बैंक ने शुरू किया था और अब इसको 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया है। मतलब अगले 2 महीने और बैंक जो है LTRO जो है उसका लाभ ले पाएंगे। तो पिछले हमने हमारे संस्करण में इन पर चर्चा भी की होगी। LTRO पर मैंने आपसे बात पहले भी की है। LTRO जो है दीर्घ अवधि के लिए उपयोग किया जाने वाला एक हथियार की तरह है जिसका प्रयोग करती है कौन? RBI, ताकि वो अर्थव्यवस्था में तरलता को लंबी अवधि के लिए बढ़ा सके। भुगतान स्वीकृति बुनियादी ढांचे की पहुंच का विस्तार करने के लिए सभी मौजूदा और नई भुगतान प्रणाली टच पॉइंट की भौगोलिक टैगिंग। दोस्तों, बहुत से टच पॉइंट्स हमारे पास होते हैं जहां से पेमेंट्स होते हैं, जैसे आपकी ATM मशीन्स हो गई। ठीक है, ये क्या है? ये टच पॉइंट्स है कि आपको अचानक से नगद पैसा चाहिए तो आप जाकर के निकाल सकते हैं, ऑनलाइन सर्विसेज ले सकते हैं। तो ऐसे जो टच पॉइंट्स हैं उनकी भौगोलिक टैगिंग मतलब जियो टैगिंग की जाएगी, अर्थात लोगों को ये पता होना चाहिए कि उनके नजदीकी किस स्थान पर एक टच पॉइंट उपलब्ध है जहां से वो इन तरह की पेमेंट सर्विसेज का लाभ ले सकते हैं। तो ये भी बढ़ाने का प्रयास सरकार कर रही है। इस बुनियादी ढांचे को हम बना तो चुके हैं लेकिन लोगों तक ये तब पहुंचेगा जब ये भौगोलिक रूप से आपको इंटरनेट पर अवेलेबल होंगे।
टच पॉइंट भौतिक भुगतान स्वीकृति अवसंरचना जैसे पॉइंट ऑफ सेल और त्वरित प्रतिक्रिया क्यूआर कोड, क्विक रेस्पॉन्स कोड एक 2D कोड होता है जिसमें लगभग 1000 से भी ज्यादा प्रकार के जो है अनुप्रयोग आप कर सकते हैं। और ये एक आपने देखा होगा कि आजकल क्यूआर कोड इस तरह का एक कोड आपके पास होता है जिसमें कुछ विभिन्न प्रकार की संरचनाएं बनी होती है और इसको स्कैन करने के साथ ही आपको उसमें उपलब्ध सारा विवरण मिल जाता है। खास करके यूपीआई आईडीज जो हैं उनमें इस क्यूआर कोड का जो है काफ़ी प्रचलन वर्तमान में देखा जाता है। तो एक एड्रेस विशेष को ये अपने अंदर समाहित करता है और जब वो एड्रेस इसको स्कैन किया जाता है तो ऑटोमेटिकली उसे सर्च करके संबंधित बैंक का नाम और बाकी जानकारी हमको दे देता है। तो ये दोनों चीजें टच पॉइंट भौतिक संरचना में आती है। तो पूछ लिया जाए कि टच पॉइंट भौतिक संरचनाओं में कौन सा सम्मिलित है, तो आप बता सकते हैं कि पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स। पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स क्या होते हैं? अगर आप कभी बड़े मॉल में खरीदारी करने गए होंगे तो वहां पर आपने देखा होगा कि एक हैंडल्ड डिवाइसेस वहां पर आपको देखने को मिलती है, उनको भी हम क्या बोलते हैं? टच पॉइंट। ठीक है, चलिए। फिनटेक इकोसिस्टम अर्थात फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का जो इकोसिस्टम है उसको गति प्रदान करने के लिए आरबीआई की नियंत्रण व्यवस्था में एक नया धोखाधड़ी रोकथाम समूह क्या बनाया जाएगा? फ्रॉड प्रिवेंशन ग्रुप। क्या बनाया जाएगा? न्यू फ्रॉड प्रिवेंशन ग्रुप बनाया जाएगा। और ये क्या काम करेगा? ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के द्वारा किए जाने वाले विभिन्न ट्रांजैक्शंस में जो धोखाधड़ी है उसको रोकने के उपायों को ये आगे बढ़ाएगा। आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने के लिए एनबीएफसीज अर्थात नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कॉर्पोरेशन हमारे हैं, ठीक है, कंपनीज, सॉरी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो है उन कंपनियों के लिए उच्च ग्राहक इंटरफेस वाली लोकपाल योजना, ऑम्बुड्समैन की व्यवस्था जो है आपके एनबीएफसीज में की जाएगी। अभी तक हमारे जो व्यावसायिक बैंक है, शेड्यूल्ड बैंक है, उनके लिए ऑम्बुड्समैन की व्यवस्था है, लेकिन अब वो एनबीएफसीज जो है उनके लिए भी ये लोकपाल योजना लॉन्च की जा रही है। इसी तरह से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को दिए गए जो बैंक हैं, ठीक है, एनबीएफसीज को जो दिए जाने वाले बैंक ऋण हैं उनका वर्गीकरण भी प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में 31 मार्च 2022 तक कर दिया गया है। प्राथमिकता वाले क्षेत्र क्या होता है? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग्स। क्या बोलते हैं इनको हम? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग्स। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग्स का मतलब है कि बैंकों पर एक बाध्यता होती है कि उनके द्वारा दिए जाने वाले ऋणों का, समस्त ऋणों का लगभग 40% लॉकडाउन से पहले 40% के करीब किनको दिया जाता था? विभिन्न प्रकार के ऐसे वर्ग, लगभग 8 ऐसे वर्ग हैं जिनको जरूरत वाला वर्ग माना जाता है, प्रायोरिटी वाला, जैसे कि शिक्षा का क्षेत्र हो गया, आवास का क्षेत्र हो गया, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जितने भी जो लोन्स हैं वो हो गए। और उसमें सरकार ने एनबीएफसीज को दिए जाने वाले ऋणों को भी सम्मिलित कर दिया था कि यदि कोई बड़ा बैंक एनबीएफसी को इस तरह के ऋण देता है तो वो भी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में सम्मिलित किया जाएगा। तो 40% की जो कैप थी उसको बढ़ा करके 75% कर दिया था सरकार ने लॉकडाउन के दौरान, ठीक है। तो वर्तमान में बैंक 75% तक अपने ऋण जो है प्रायोरिटी सेक्टर्स को देने का प्रयास करेंगे। ऐसा क्योंकि अर्थव्यवस्था में जो है गिरावट थी और उस गिरावट को सुधारने के लिए इस तरह के कदम आवश्यक थे। तो इसे अब 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया है कि जो एनबीएफसी है उनको दिए जाने वाले ऋण जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में रखे गए थे वो अब जो है आगे भी कंटिन्यू रहेंगे आने वाले 5 महीनों तक। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो मैं आपको करंट अफेयर्स करवा रहा हूँ, इन करंट अफेयर्स के लिए मैंने एक कंप्लीट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आरएस जंक्शन एप्लीकेशन पर अवेलेबल करा रखा है। तो जो छात्र आने वाले एग्जाम्स को, खास करके 2023 के एग्जाम को या 2022 के एग्जाम को टारगेट करके चल रहे हैं और अपना पूरा का पूरा एक 100% सिलेक्शन चाहते हैं, तो वो इस करंट अफेयर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आप डेली प्रैक्टिस कर पाएंगे और महीने के 150 मतलब पूरे साल भर के 1800 से 2 प्रश्नों पर आपकी पकड़ होगी, जो ना केवल आपके करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे बल्कि इसके साथ साथ ये आपके साइंस एंड टेक जैसे फील्ड्स को, ठीक है, आपके जो जितना भी जैव विविधता से जुड़े जो नए करंट से जुड़े प्रश्न आते हैं उनको और अन्य चीज़ों को कवर अप करता रहेगा। तो यहाँ से आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी, इसलिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आज ही आरएस जंक्शन ऐप डाउनलोड करके वहां से इसे ज्वाइन कर लें। इसके अलावा आरएस 2021 के लिए अगर आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं एक ही जगह पर, तो पीडीएफ में हमारा कोर्स भी अवेलेबल है पूरा का पूरा। 250 रुपये का यह कोर्स है जो कि आपको जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 आने वाले 2 महीने तक की कंप्लीट करंट्स को कवर अप करेगा। वहां पीडीएफ में आपको मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे आज साइंस एंड टेक की। तो लिथियम आयन बैटरीज, जिनको एक बेहतर सोर्स माना जाता है ऊर्जा का, खास करके ऊर्जा स्टोरेज के रूप में इनका प्रयोग होता है।
अलग अलग तरह की बैटरीज का प्रयोग होता है, जिनमें लिथियम आयन बैटरीज को काफ़ी बेहतर माना जाता है। लेकिन लिथियम आयन बैटरीज के साथ एक समस्या ये है कि इनके अंदर जो कैपेसिटी स्टोरेज है वो एक तापमान की नियत रेंज में काम करता है। अगर तापमान उससे ज़्यादा हो तो फिर इसकी स्टोरेज क्षमता भी घटती है और इनके ब्लास्ट होने का खतरा भी रहता है। तो इसीलिए ऊर्जा भंडारण में लिथियम आयन बैटरी के लिए एक तापीय स्थिर ठोस इलेक्ट्रोलाइट विकसित किया गया है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? देखिए, मैं एक एक टर्म को क्यों समझाता हूं आपको, क्योंकि ऐसी टर्म्स को समझाने के लिए आपको कोई अलग से कोर्स में कहीं नहीं पढ़ाएगा। ये टर्म्स तो हमारे व्यवहारगत चीजों में जब आती है तभी हमें इनको समझना होता है, और इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरी क्लासेस थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि मेरा फोकस इन टॉपिक्स पर है, छोटी छोटे बिंदुओं पर जो निकल के बाहर आते हैं बाद में परीक्षा में। इलेक्ट्रोलाइट्स आप देखिए, हमारे शरीर में भी आप देखते होंगे कई बार इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है। खास करके आपने देखा होगा जब किसी व्यक्ति को अतिसार की ठीक है या दस्त की समस्याएं हो जाती है, तो ऐसे में उनके शरीर से पानी का प्रवाह कम होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाते हैं, तो उनको क्या दिया जाता है? ORS घोल, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। उसमें क्या होता है? उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम, कैल्शियम, इस तरह के जो धनायन होते हैं, ठीक है, उनको हमें दिया जाता है, क्योंकि ये हमारे शरीर में उपापचयी गतिविधियों पर नियंत्रण रखते हैं और जो करंट का फ्लो है, क्योंकि न्यूरॉन्स जो हमारे हैं उनमें जितने भी प्रकार की सूचनाएं हैं वो संवेदी तंत्र, जो हमारा पूरा का पूरा संवेदी तंत्र है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स के रूप में प्रवाहित होते हैं। न्यूरॉन्स में भी आप देखेंगे तो प्रवाह कैसे हो रहा है। तो हमारा शरीर भी पूरा का पूरा एक बैटरी है जिसमें एनर्जी स्टोरेज होती है और इलेक्ट्रोलाइट्स के माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो उसी तरह से हमारी बैटरीज में भी इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है, जो कि ऊर्जा के स्टोरेज और संचरण में मदद करते हैं। ऐसा ही एक तापीय स्थिर ठोस, मतलब जो तापमान में वृद्धि या कमी की वजह से जो स्थिर रहता है, उस पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, उच्च तापमान की दशा में भी वो बेहतर तरीके से काम कर पाए, उसके लिए इन्होंने काम किया है। वर्तमान तकनीक में जो तरल इलेक्ट्रोलाइट्स प्रयोग होते हैं वो काफी बेहद कम तापमान में जो है काम करते हैं। मतलब उनका जो दायरा है, मतलब जैसे कि 20 डिग्री से लेकर के 100 डिग्री या 20 डिग्री से 60 या 70 डिग्री तक वो काम कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर डाउन जाएगा, जैसे कि आप मैंने जैसे हम लद्दाख, हमारी पोस्टिंग हुआ करती थी -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, अगर हमारे मोबाइल की बैटरी होती थी तो सामान्य स्तर पर अगर वो 10 घंटे चलती है तो वहां पर वो 2 या 3 घंटे में बैटरी जो है ड्रेनेज हो जाती है। तो कैपेसिटी डाउन हो गई ना, क्योंकि टेम्परेचर डाउन चला गया। इसी तरह से अगर आप कहीं गर्म क्षेत्र में हैं तो आप देखेंगे वहां पर भी कंप्यूटर्स हीट करने लग जाते हैं, हमारी बैटरीज हीट करने लग जाती हैं, लैपटॉप आपका हीट करने लग जाता है। उसका रीजन ये है कि बैटरी की कैपेसिटी एक लिमिटेड टेम्परेचर में काम करने की है। इसीलिए ठोस अवस्था के भंडारण उपकरणों को तैयार किया जा रहा है। ये काम किया है बिट्स पिलानी के शोधकर्ताओं ने। उनके एक समूह ने लिथियम प्लस आयन बैटरी और सुपर कैपेसिटर के लिए तापीय स्थिर ठोस इलेक्ट्रोलाइट को विकसित किया है जो उच्च तापमान में भी काम करेगा। हो सकता है मेरी बातें आपको समझ में नहीं आ रही हो, तो आप थोड़ा ध्यान दें। मैं जो शब्द यूज कर रहा हूं मैं सबको समझाते हुए चल रहा हूं। कहने का तात्पर्य है कि हम अपनी रेंज को 30 से 500 डिग्री के बीच में लाना चाहते हैं। अभी जो लगभग 30 से 70, 80 या 100 डिग्री सेल्सियस तक की है, उसे बढ़ा करके हम 500 तक ले जाना चाहते हैं। मतलब कि खास करके अंतरिक्ष वाले क्षेत्रों में हम बात करें तो वहां पर तापमान जैसे जैसे अंतरिक्ष में जाती है, कोई भी हम लॉन्च करते हैं तो वहां पर तापमान बहुत बढ़ जाता है। इसी तरह इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा हायर टेम्परेचर पर चीजें काम करती है, और वहां पर अगर इन बैटरीज का हम प्रयोग कर रहे हैं, खास करके युद्ध वाले क्षेत्र हैं, कहीं पर युद्ध हो रहा है, विस्फोट हुआ तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई चला जाता है, तो वहां पर हमारे उपकरण काम करते रहे सफल रूप से, सुचारू रूप से, इसलिए इनकी जरूरत हमको है। मेन जो उद्देश्य है वो, तो टीम ने DST FIST समर्थित एक हाई टेम्परेचर एक्सरे डिफ्रैक्शन का प्रयोग किया। हाई टेम्परेचर एक्सरे डिफ्रैक्शन ये एक तकनीक है, एक फैसिलिटी है हमारे यहाँ पर, रिगाकू स्मार्ट लैब इसको हम कहते हैं। ये जापान के सहयोग से बिट्स पिलानी में स्थापित किया गया है, रिगाकू स्मार्ट लैब। और ये किस पर काम करता है? हाई टेम्परेचर एक्सरे डिफ्रैक्शन पर काम करते हैं। इसके द्वारा जो बनाया हुआ तत्व है उसका नाम है नासिकॉन। नासिकॉन का नाम है सुपर आयोनिक सोडियम कंडक्टर। सुपर आयोनिक सोडियम, देखो सोडियम यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट के रूप में काम करता है, लेकिन ये सुपर आयोनिक सोडियम कंडक्टर जो है ठोस अवस्था में है। इसके अलावा एक और है गार्नेट कई धातुओं में, कई बार सजावटी पत्थरों में भी आपने देखा होगा गार्नेट का प्रयोग होता है। गार्नेट आपने सिंधु सभ्यता में भी पढ़ा होगा, ठीक है, तब से ये हमें उपलब्ध है। तो इन दोनों का प्रयोग करके और जो है इस तरह का ठोस उच्च तापमान ऊर्जा भंडारण उपकरण विकसित किया गया है। इनका उपयोग सैन्य और अंतरिक्ष क्षेत्र में किया जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। क्लियर है?
सिंपल सी चीज़ है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, एक दो बार पढ़ोगे चीज़ें क्लियर हो जाएगी, बट रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर आपने 4 महीने पहले मेरी कोई क्लास ली होगी तो उसे अगर रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो वो आपके किसी काम की नहीं है, क्योंकि आप भूल चुके होंगे। आप ही क्या, मैं भी भूल जाता हूँ, तो ठीक है, वही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पी एंड के उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी पर। देखिए सरकार बहुत अलग अलग तरह की सब्सिडियां जो है उपलब्ध करवाती है हमारे किसानों को। खास करके किसानों की आय में जो है दुगनी करने का लक्ष्य जो लेकर सरकार चल रही है, उनको लेकर के उर्वरकों की भूमिका बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारी हरित क्रांति जो पहली थी वो उर्वरकों पर ही टिकी हुई थी। हालांकि इनका अधिक उपयोग कुछ निराशाजनक परिणाम भी लेके आया, लेकिन फिर भी चूंकि वर्तमान समय में इन्हें अचानक से छोड़ना ना तो हमारे लिए लाभकारी है, ना ही किसानों के लिए हितकर है। क्योंकि अचानक से अगर इनको छोड़ दिया जाए तो हमारी जो कृषि व्यवस्था है पूरी की पूरी ढह जाएगी। वर्तमान में जमीनें नशीली हो चुकी हैं, तो इनकी आवश्यकता है, इसलिए सरकार इनकी उपलब्धता बनाए रखती है। और इसीलिए आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति है उसने वर्ष 2021-22 जिसकी अवधि 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 रखी गई है, उसके लिए पी एंड के उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों का निर्धारण किया है। दरअसल सरकार के द्वारा किसानों को सीधे सब्सिडी न देकर के ये सब्सिडी उर्वरक निर्माताओं को उपलब्ध कराई जाती है, जिन्हें जो है प्रत्येक किलोग्राम या ग्राम के आधार पर जो है सब्सिडी में रुपए दिए जाते हैं कि आप अगर नाइट्रोजन से युक्त उर्वरक का निर्माण कर रहे हैं तो प्रति किलो पर आपको इतनी सब्सिडी दी जाएगी, अगर आप पोटेशियम का कर रहे हैं तो इतनी दी जाएगी। ठीक है, इस तरह से। तो यहां पर जो है सब्सिडी के लिए जो दरें हैं उनको मंजूरी दी। अभी हम देख लेंगे कितना कितना रुपया किस किस तत्व के लिए, सबसे ज्यादा किसके लिए है। एक और जो इंपॉर्टेंट यहां पर इस बार की अप्रूवल में दिया गया वो ये है कि सीसीईए द्वारा एनबीएस योजना जो है उसके अंतर्गत एनबीएस योजना 2010 में शुरू की गई थी। ठीक है, इसके माध्यम से विभिन्न पोषक तत्वों पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। तो इसके अंदर गुड़ से बनने वाला जो शीरा है, गुड़ का सह उत्पाद होता है शीरा, मतलब चीनी उद्योग में जब आप जो गन्ने का रस होता है उससे गर्म करके चीनी बनती है, उससे गुड़ बनता है, और एक और तत्व बनता है जिसको हम बोलते हैं शीरा, और इस शीरे से निकलता है पोटाश। तो अगर आप गुड़ खाते हैं तो मान के चलिए आप पोटाश भी खाते हैं। पोटाश हमारे लिए सूक्ष्म तत्व के रूप में शरीर में भी उपयोगी होता है। तो गुड़ का जो उत्सव उत्पाद शीरा है उससे पोटाश के निर्माण को शामिल करने की मंजूरी इसमें दी गई है। ठीक है, इससे फायदा क्या है, गन्ना उत्पादकों और चीनी मिलों की आय में वृद्धि होगी, क्योंकि इससे जो शीरा है उसकी मांग बढ़ेगी। अब उत्पादकों को चूंकि शीरे से निर्मित जो पोटाश है जो कि हमारी फसलों के लिए काम आएगा, उसके लिए भी सब्सिडी मिल रही है। तो अगर उनको सब्सिडी मिल रही है तो निश्चित रूप से वो शीरे का और अधिक जो है परचेज करेंगे, और यहां से हमारे किसानों को सीधा लाभ यहां पर होने वाला है। ठीक है, तो उर्वरक कंपनियां जो वर्तमान में 600 से 800 रुपए की दर से पोटाश बेच रही है, ठीक है, उसमें 50 किलोग्राम के एक बैग पर 73 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। तो आप मान के चलो कि जो 600 रुपए की चीज है वो 500 में मिलेगी, तो किसानों को 100 रुपए का लाभ तो यहाँ पर होगा। ठीक है, तो वो चीज देख करके और सरकार ने शीरा आधारित जो पोटाश निर्माण है उसको भी सम्मिलित कर लिया है सब्सिडी कार्यक्रम में। पोषक तत्वों पर सब्सिडी की दरें नाइट्रोजन पर 18 रुपए और 78 पैसे है प्रति किलोग्राम की अगर हम बात करें। फास्फोरस के 1 किलोग्राम उर्वरक पर 45.32 रुपए। देखिए ये जो 45 रुपए है ये पहले नहीं था, ये लगभग पहले 22 और कुछ रुपए था, 22 पॉइंट कुछ 6 के करीब कुछ था, ये 22.6 रुपए प्रति किलोग्राम दिया जाता था फास्फोरस। लेकिन आपको पता हो तो डीएपी जो है, डीएपी की हाल ही में रेट्स बढ़ी थी, और उसी के बाद में जो है इसकी रेट्स को बढ़ा करके 45 रुपए प्रति किलोग्राम कर दिया गया। फास्फोरस का इसीलिए बढ़ाया गया क्योंकि 1200 रुपए का डीएपी का कट्टा 2400 रुपए का हो गया था 50 किलो का। तो अतिरिक्त जो है सरकार के द्वारा यहाँ छूट देकर के इसको एडजस्ट किया गया था। पोटाश के लिए 10 रुपए और सल्फर के लिए लगभग 2 रुपए यहाँ पर सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। सरकार उर्वरक निर्यातक निर्माताओं और आयातकों के माध्यम से रियायती कीमतों पर यूरिया और 24 ग्रेड पीएंड के उर्वरक उपलब्ध करा रही है। पीएंड के उर्वरकों पर सब्सिडी 1 अप्रैल 2010 से दी जा रही है एनबीएस योजना में, जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये सारी की सारी कुछ उर्वरकों से जुड़ी हुई जानकारी है जो आपको पता होना चाहिए। ये मेजर उर्वरक माने जाते हैं। 2 तरह के उर्वरकों में, मेजर उर्वरकों में जो है एनपीके को सबसे पहले रखा जाता है, क्योंकि ये 3 किसी भी पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पर एक स्लाइड शायद मिस हो गई है, तो मैं बता देना चाहता हूँ आपको।
ये स्लाइड शेष रह गई, कल वाली क्लास की रह गई है, ठीक है। जो गोल कार्यक्रम मैंने आपको बताया था फेसबुक इंडिया और जनजातीय कार्य मंत्रालय का, उसका ये स्लाइड बचा है। चलिए छोड़िए इसको। तो ये है आज के करंट अफेयर्स जिन पर हमने चर्चा कर ली है। उम्मीद है आपको ये पसंद आए होंगे। तो वीडियो को लाइक करके बताएं, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाभ उठाएं ऐसे सभी कोर्सेज का जो आर्यस जंक्शन ऐप पर अवेलेबल है और आपकी परीक्षा में उपयोगी है, ताकि आप अपनी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकें। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।